आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूनेटर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम लोग आरडीएस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूनेटल मीन्स आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो 0 to 28 डेज के बेबी होते हैं उसको हम लोग न्यूनेट बोलते हैं। क्या होता है कि जन्म के बाद जो न्यूनेट का लंग्स होता है वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से न्यूनेट में पर्याप्त मात्रा में O2 की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से न्यूनेट की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रेस हो जाती है। और उसको क्या होता है कि न्यूनेटल में जो मल्टीपल सिम्टम्स एराइज होने लगते हैं, जिसे हम लोग आरडीएस बोलते हैं, मीन्स कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। अगर ये न्यूनेट में हो रहा है तो इसको हम लोग न्यूनेटर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलेंगे। तो हम लोग इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। न्यूनेटर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग आरडीएस बोलते हैं। आल्सो नोन एज हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, इसको हम लोग हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इज अ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मेनली अफेक्टिंग द प्री मेच्योर न्यूबॉर्न। ये क्या करता है कि यह रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस यह जो है ये मेनली अफेक्ट करता है प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी को। करेक्टराइज बाय अ प्रोग्रेसिव रिस्पायरेटरी फेल्योर, ये करेक्टराइज करता है प्रोग्रेसिव रिस्पायरेटरी फेल्योर को। दिस कंडीशन इज प्राइमरली कॉज बाय अ डिफिशियंसी इन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। यह कंडीशन का जो प्राइमरली कॉज है ये कॉज करता है डिफिशियंसी इन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी की वजह से ये कॉज करता है आरडीएस। आरडीएस कॉज करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अ सबस्टांस इसेंशियल फॉर अ मेंटेनिंग एल्वुलर स्टेबिलिटी एंड गैस एक्सचेंजेस इन द लंग्स। यह सबस्टांस एल्वुलाई स्टेबिलिटी एंड गैस एक्सचेंजेस को लंग्स में मेंटेन रखने के लिए इसेंशियल होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि यह क्या था कि सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी की वजह से, इसका जो कॉमन काज है कि सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी की वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर में सर्फेक्टेंट होता क्या है। तो हम लोगों को अच्छे से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल ओवर हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट, इट इज अ केमिकल सबस्टांस फॉर्म बाय अ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। यह केमिकल सबस्टांस है जो फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये सर्फेक्टेंट जो है ये एल्बुलाई में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एल्बुलाई क्या होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि एल्बुलाई क्या होता है। एल्बुलाई एयर सैक, यहाँ पे देखते हैं एल्बुलाई। एल्बुलाई को हम लोग एयर सैक बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। जो हमारा लंग्स होता है उसमें बबल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग एल्बुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके कॉजेज़ के बारे में देखते हैं कि इसका कॉजेज़ क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग देखते हैं कि कॉजेज़, जो पहला काज है वो है प्री मेच्योरिटी। द प्राइमरली कॉज पार्टिकुलरली इन न्यू नेट बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम है वो है 37 to 41 वीक। अगर जो बेबी है 37 वीक से पहले ही डिलीवर हो जाता है तो उसको हम लोग प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं, या फिर हम लोग प्री मेच्योरिटी उसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखे थे आगे कि सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसका जो सर्फेक्टेंट जो है ये स्टार्ट होता है जब बेबी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में रहता है। जब बेबी का जो जो गेस्टेशनल एज है वो 20 वीक में रहता है तब ये सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट होता है। जब बेबी 35 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन में जाता है तो सर्फेक्टेंट का जो है कम्प्लीटली रूप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बेबी पहले ही डिलीवर हो गया, 37 वीक से पहले ही डिलीवर हो गया, तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं हुआ रहेगा, जिसकी वजह से बेबी का जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, जो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज करेगा। नेक्स्ट हम लोग कॉज देखते हैं।
सरफेक्टेंट डिफिशियंसी, यहाँ पे आ गया ना सरफेक्टेंट डिफिशियंसी। सरफेक्टेंट डिफिशियंसी की वजह से ये कॉज करता है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट। जब इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है सरफेक्टेंट की तो उसकी वजह से ये कॉज करता है अ सबस्टांस क्रूशियल फॉर लंग्स फंक्शन बाय अ इनमेच्योर एल्वुलर सेल इन द प्रीटर्म इन्फेंट। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं फीटल एंड न्यूनेटल स्ट्रेस फैक्टर। इसमें क्या होता है कि मेटरनल डायबिटीज़ की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से बेबी में कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है एसिडोसिस। नेक्स्ट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इन द न्यूनेट में इक्लेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी विदाउट लेबर मीन्स कि क्या होता है कि जो लेबर के टाइम पे नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो है कि डिलीवरी है विदाउट लेबर तो इसमें जो है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो नहीं हो पाएंगे। जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट का जो सिंथेसिस है वो भी नहीं हो पाएगा, तो सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो उसकी वजह से सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। इसका जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दिया है कि कॉम्प्लिकेशन लाइक मेटरनल हाइपरटेंशन, इसका जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा मेटरनल हाइपरटेंशन हो जाएगा और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चरल इनमेच्योरिटी ऑफ लंग्स, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी बेड एंड द एल्वुलर स्ट्रक्चर। नॉन पल्मोनरी फैक्टर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से या फिर सेप्सिस मीन्स कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसकी वजह से आरडीएस की कंडीशन देखने को मिलती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हुआ या फिर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ या फिर हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। आगे इंट्रायूटेराइन फैक्टर, fetal stress that compromise blood supply to the fetal lungs। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है आरडीएस का। पहला है रिस्पायरेटरी साइन, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग आर विनिंग। इसमें क्या होता है कि ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ग्रंटिंग मीन्स कि घरघराहट जैसा, जब बेबी एक्सपायरेट करता है मीन्स कि सांस लेता है तो उसमें ग्रंटिंग जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, सुप्रा एक्सटर्नल, सब एक्सटर्नल एंड इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। इसमें क्या है कि इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगी। रिट्रैक्शन मीन्स होता है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मीन्स कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो है कि जो लंग्स है उसमें छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिट्रैक्शन। एक्सपायरेटरी नेजल फेरिंग्स मीन्स कि नेजल में जो है कि स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ट्रैकीपीनिया। ट्रैकीपीनिया मीन्स कि रैपिड ब्रीदिंग, जो बेबी है जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसका जो ब्रीदिंग है वो रैपिड होगी। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड नेल्स, जो नेल एंड स्किन है उसका जो कलर है वो ब्लूइश देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑक्सीजन नीड, ऑक्सीजन की जो नीड है बहुत ज़्यादा नीड होगी ऑक्सीजन की। जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी नीड बहुत ज़्यादा होगी। डिहाइड्रेशन एंड मेटाबॉलिक साइन, इसमें क्या होगा कि सकिन आइज होगी एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है लेथार्जी, लेथार्जी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया की कंडीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पुअर फीडिंग, जो बेबी है वो पुअर फीड करेगा मीन्स कि उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो वीक होगा। नेक्स्ट है इरेटिबिलिटी, वीक क्राई, बेबी है वो वीक क्राई करेगा मीन्स कि हेल्दी क्राई नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज,
इसमें देखेंगे कि पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा इसमें, और आगे देखेंगे डिक्रीजिंग मसल टोन। मसल टोन मीन्स कि इसमें हाइपोटोनिया, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं डिक्रीजिंग मसल टोन को हाइपोटोनिया। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग बॉडी टेम्परेचर। ड्रॉपिंग बॉडी टेम्परेचर मीन्स कि हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगी, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड ऑफ अपेनिया। नेक्स्ट सेकेंडरी साइन हाइपोटेंशन होगा, एडिमा ऑफ हैंड एंड फीट में अब्सेंस वावेल साउंड, जो वावेल साउंड है वो अब्सेंस देखने को मिलेगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू कॉजेज मीन्स कि हम लोग कॉजेज तो इसका पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से डिफिशियंट सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इन द लंग्स, जो सरफेक्टेंट है उसका डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, अब्सेंट देखने को मिलेगा, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा लंग्स में। उसकी वजह से जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स देखने को मिलेगा। एल्वुलाई आर कोलैप्स, जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स देखने को मिलेगा। नॉर्मल एल्वुलाई होती है ऐसे, ये है नॉर्मल एल्वुलाई। अगर ये कोलैप्स हो गई तो उसकी वजह से ये ऐसे हो जाती है, ये कोलैप्स हो जाती है मीन्स कि सिकुड़ जाती है। क्या होता है कि ये एल्वुलाई का मेन वर्क होता है, ये O2 ऑक्सीजन एंड CO2 ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज करने का काम करती है। ये क्या करती है कि O2 ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज करने का कार्य करती है। अगर ये कोलैप्स हो गई तो ये तो एक्सचेंज नहीं कर पाएगी ना, तो उसकी वजह से इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो उसकी वजह से हाइपोक्सेमिया हो जाएगा, हाइपर कैपिनिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। हाइपोक्सेमिया मीन्स होता है कि जो O2 का लेवल होता है वो ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। हाइपर कैपिनिया मीन्स कि जो ब्लड वेसल्स में CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कैपिनिया। नेक्स्ट है इसका एसिडोसिस। एसिडोसिस मीन्स होता है कि जो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है जो इंक्रीज होने की वजह से इसमें क्या होता है कि जो इंक्रीज होने की वजह से इसका जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन कॉज करता है। तो इन तीनों हाइपोक्सेमिया, हाइपर कैपिनिया एंड एसिडोसिस की वजह से इसमें हाइपोपरफ्यूजन इन द लंग्स देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि लंग्स में हाइपोपरफ्यूजन मीन्स कि जो लंग्स में ब्लड बहुत कम पहुंच पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोपरफ्यूजन। में क्या होता है कि इसमें जो लंग्स में जो ब्लड का एक्सचेंज होता है कि जो O2 को ब्लड में एंड ब्लड में से जो CO2 को लंग्स में ले जाने का काम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि ये हाइपर परफ्यूजन हो जाता है मीन्स कि सिकुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे देखते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो एल्वुलाई होती है, जैसे ये नॉर्मल एल्वुलाई है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन डेथ करने लगती है। इसको हम लोग हाइलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसका ये जो है डेथ करने लगती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। इसमें हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इनहिबिट द गैस एक्सचेंजेस। इसमें क्या होता है कि गैस एक्सचेंज होने से ये रोकता है, जिसकी वजह से ये कॉज करता है आरडीएस। आरडीएस अगर ये न्यूनेट में हो रहा है तो इसको हम लोग NRDS बोलते हैं, न्यूनेटर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट इसका हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। जो पेशेंट है उसका सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि प्री नेटल डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। एक्सरे में हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि जो पेशेंट होता है एटीलेक्टेसिस देखने को मिलता है। जैसे हम लोग एक्सरे करवाए तो उसमें एटीलेक्टेसिस
हेमोस्टेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। समझ जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि सरफेक्टेंट की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री करवाते हैं। नेक्स्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सेक टेस्ट किस कंडीशन में करते हैं, या मीन कह सकते हैं कि कौन से डिजीज कंडीशन में करते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आरडीएस की कंडीशन में सेक टेस्ट करते हैं। आरडीएस मीन्स की रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट है डाउन स्कोर करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट, मीन्स कि क्या क्या मैनेजमेंट है। मेंटेन पोटेंट एयरवे, क्या करते हैं कि जो एयरवे है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है सक्शनिंग माउथ एंड नोज। इसमें क्या करते हैं कि सक्शनिंग करते हैं, सबसे पहले माउथ का करते हैं, फिर उसके बाद नोज का सक्शनिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड O2 थेरेपी, क्योंकि O2 की नीड है पेशेंट को। इसमें क्या है कि सरफेक्टेंट की डिफिशियंसी है तो O2 की नीड है, तो हम लोग उसको O2 थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। आगे देखते हैं इसमें CPAP मोड। CPAP मोड क्या होता है हम लोग देखते हैं। A mode of ventilator provide continuous positive pressure of lungs which help in the preventing the collapsing of alveoli by expanding them for the gas exchanges। इसमें क्या होता है कि जो CPAP है यह एक मोड होता है जो वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है। जब बच्चा सांस लेता है तो यह जो प्रेशर होता है, यह जो एयर प्रेशर होता है, यह न्यूनेट के लंग्स तक भेजता है, जिसकी वजह से जो एल्वोलाई होती है कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होती है, जिसकी वजह से जो गैस का एक्सचेंज होता है वो हमेशा होता रहता है। इट रिस्पायरेटरी इनसफिशियंट देन इंक्यूबेशन विच मैकेनिकल। अब इसमें क्या होता है कि अगर CPAP मोड पर भी रखने पर भी अगर इसमें क्या होता है कि न्यूनेट में इनसफिशियंटी देखने को मिल रही है, तो उसे क्या करते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं इंजेक्शन। इसमें इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसका जो पहला इंजेक्शन है बेटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन। थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।